तो हेलो एंड वेलकम बैक टू 30 एंड रैंटिंग। उम्मीद है आपको पिछला वीडियो पसंद आया और किसी वीकेंड आप मरीन ड्राइव छोड़ के इस हिडन सनसेट स्पॉट को ढूंढने ज़रूर निकलेंगे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके अभी देख लीजिए। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत सारा कॉन्ट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम सुनते ही कुछ लोग खुश और कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं, भले उनको इस बारे में कुछ पता हो या ना हो। हम आज बात करने वाले हैं CAA और NRC के बारे में। भला ये CAA और NRC एग्जैक्टली है क्या? वेल, CAA बेसिकली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। हाँ, नाम सुन के कुछ समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से। तो CAA बेसिकली एक ऐसा कानून है जिसके अंदर उन लोगों को नागरिकता यानी सिटीजनशिप दी जाएगी जो लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भागकर अपनी जान बचाकर इंडिया आए हैं, लेकिन बिना किसी डॉक्यूमेंट यानी बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के। और उनके भारत आने का सिर्फ एक ही कारण है, धार्मिक अत्याचार यानी कि रिलीजियस परसिक्यूशन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या ये लोग सच में धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर यहाँ आए हैं? क्या ये लोग सही में रिलीजियसली परसिक्यूटेड है? इस सब के पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950s की बात है, जब हमारे पहले और पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट, एक समझौता साइन हुआ था। और इस अग्रीमेंट के चलते इन दोनों ने ये अग्री किया था कि दोनों ही देश अपने अपने कंट्रीज़ की माइनॉरिटीज़ को सुरक्षित रखेंगी, सेफ रखेंगी और उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है वो बरकरार रखेगी। इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो माइनॉरिटीज़ आती है, जिसमें मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और बाकी सब आते हैं, इंडिया को उन्हें संभालना है, और पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने अपना प्रॉमिस रखा? मेरी राय में जी बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर एक छोटे से नाव चलाने वाले का बेटा बड़ा होकर राष्ट्रपति बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से आने वाले ये व्यक्ति इतने बड़े, इतने ऊंचे बन गए कि ये दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। और ये कभी नहीं हो पाता अगर उनको वो सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और वो सारे अधिकार नहीं दिए जाते जो औरों को मिलते हैं। खैर, डॉक्टर कलाम का नाम तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक कॉमन मैन की बात करते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात बताता हूँ। एज एन इंडियन मुस्लिम, क्या मुझे वो सारे मूल मानवाधिकार, वो सारे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो मेरे नॉन मुस्लिम काउंटर पार्ट्स, मेरे नॉन मुस्लिम कॉलीग्स को मिली? जी हाँ, बिल्कुल मिली। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। क्या पाकिस्तान ने अपना ये प्रॉमिस बरकरार रखा? ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा जोगेंद्र नाथ मंडल साहब का। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये कोई आम सा कॉमन नाम है, बट नहीं। ये दलित हिंदू पाकिस्तान के सबसे पहले लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। मंडल साहब के अनुसार मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उनके अंडर काम करने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो ना उनकी बातें सुनते थे, बल्कि उनका बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे। इस सब के चलते मंडल साहब ने पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए, यानी इंडिया माइग्रेट हो गए, और उसके आगे की ज़िंदगी उन्होंने बिल्कुल साइलेंट में बिताई। अब आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा देश जो अपने खुद के लॉ मिनिस्टर को दूसरे देश में माइग्रेट करने पर मजबूर कर देता है, तो उस देश का एक आम नागरिक, एक आम माइनॉरिटी का बंदा कैसे जीता होगा? तो बेसिकली पाकिस्तान अपना प्रॉमिस बिल्कुल नहीं रख पाया। जितना सेफ आज इंडिया में इंडियन माइनॉरिटीज़ है, उतना सेफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगान की माइनॉरिटीज़ नहीं बोल सकती। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। और किसी वजह से भारत सरकार को लगता है कि ये उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इन माइनॉरिटीज़ को शरण दे, इनको सिटीजनशिप दे और इनका ख्याल रखे, ऑफ कोर्स मुस्लिम्स को छोड़कर। अब हाँ, मुझे पता है इसमें एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या CAA मुसलमानों के खिलाफ है? तो आइए सुनते हैं भारत के होम मिनिस्टर का क्या कहना है। और मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं, CAA किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है, छीनने का कानून नहीं है। इस देश की माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता CAA छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। CAA जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं हो। तो इन भाई साहब के हिसाब से भारतीय मुसलमानों का CAA से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और इनको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऑफ कोर्स एक सवाल ये भी आता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसमें मुस्लिम्स को क्यों शामिल नहीं किया गया? अब इस पूरे कानून का जो खेल है
वो इस अजम्पशन यानी इस मान्यता पर बेस्ड है कि ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ है और एक मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ तो बुरा नहीं हो रहा होगा। कई बार एक सवाल मन में ये भी आता है कि ये देश में अचानक से नया नया क्या चल गया है। तो मैं बता दूं आपको, CAA जैसा कानून ये फर्स्ट टाइम नहीं आया है। इसके पहले 1950s में पंडित नेहरू के वक्त भी एक आया था और 2003 में वाजपेयी साहब के वक्त भी एक ऐसा ही कानून पास किया गया था। अब यार, क्या ऐसे सही में कुछ लोग हैं, सही में इलीगल माइग्रेंट्स हैं जिनको इस कानून की ज़रूरत है? तो मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल। पश्चिम बंगाल की जो मथुआ कम्युनिटी है, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से माइग्रेट होकर आई है, वो CAA को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि फाइनली उनको सिटीजनशिप मिलने वाली है। और मैं बता दूँ, इस एक कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 30 लाख है, यानी 3 मिलियन। और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात है। अगर पूरे देश भर में देखा जाए तो ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत सच में है। हाँ, मुझे पता है वीडियो नहीं पसंद आ रहा है, यहाँ तक बंद करने का मन कर रहा है या शायद बंद कर भी चुके हो, बट ट्रस्ट मी, वीडियो को लाइक करो और आगे सुनो। हाँ, मुझे पता है यहाँ तक सब कुछ सही, ऑनेस्ट और एथिकल लग रहा है, एकदम सब चंगा सी लग रहा है CAA को लेकर, बट थोड़ा सा और सुन लो। अब यार, अगर सरकार को सच में उन लोगों को बचाना था जिन लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो सरकार सभी को एक साथ बचा सकती। किसी को पकड़ना, किसी को छोड़ना, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। ये सब चीज़ें सिर्फ पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी सही वाली न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए भी अहमदिया मुस्लिम्स के साथ में बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है। उनका जीना बिल्कुल हराम है। तो आपको नहीं लगता ऐसे लोगों को भी CAA के अंडर सिटीजनशिप मिलनी चाहिए? अब मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि इस बिल को चेंज कर दिया जाए और इसमें अहमदिया मुस्लिम्स या किसी मुस्लिम की कैटेगरी को ऐड कर दिया जाए। मेरे बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि क्या भारत सही में करोड़ों एक्स्ट्रा लोग पालने के लिए तैयार है? और अब तो रुक जाओ, अब तो सिर्फ CAA तक आए हैं। CAA के साथ में जब NRC जुड़ जाता है तब ये और ज़्यादा घातक बन जाता है। अब आप बोलोगे ये NRC है क्या? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या है? या फिर जैसे मोटा भाई बोलते हैं, ये NRC, नेशनल सिटीजन्स रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बस यूँ समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही बड़ा सा रजिस्टर है जिसमें गिनती होगी कि भारत के सिटीजन कितने हैं और उन सबके नाम लिखे जाएंगे। सिंपल लग रहा है, राइट? रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आपको जाके प्रूव करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हो, कि आपके पास भारत की सिटीजनशिप है, आप यहीं पले बड़े हो और आप इल्लीगली कहीं से नहीं आए हो। अब ये भी सिंपल लग रहा होगा, आपको लगेगा कि आप अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड और पता नहीं क्या क्या लेकर जाओगे, तो भारत सरकार के हिसाब से ये सारी चीज़ें आपकी सिटीजनशिप नहीं डिक्लेयर करते हैं। ये इतनी फ़नी बात है कि मान लो पूरे देश का जैसे एक जोक बना दिया गया है। अब मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में वोट कौन देता है? भारत के नागरिक देते हैं। कोई बाहर से जो टूरिस्ट घूमने इंडिया आए वो तो वोट नहीं दे सकता, ऑफ कोर्स। तो आप और हमने जो भारत के नागरिक हैं इनको वोट दिया और पावर में आने के बाद ये घूम के हम ही से पूछ रहे हैं कि भैया अपने आप को प्रूव करो कि तुम इंडियन हो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि NRC में अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आप इंडियन सिटीजन नहीं रहोगे। इसी के बाद CAA में आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर आप नॉन मुस्लिम हो तो। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, जाके रील्स पे ठुमके लगाओ। अब यार, ये कानून और ये इलीगल माइग्रेंट्स की भलाई, इस सब को थोड़ा सा साइड में रख के सोचते हैं कि इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से? CAA, NRC, इस सब की ज़रूरत कहाँ से पड़ी? तो यार, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना हिस्सा है, मैं आपको बता दूँ। क्योंकि ये उन चीज़ों में से है जहाँ पर सरकार आपको बताती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको लग रहा होगा कि अरे जॉब नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है। सरकार बोलेगी नहीं नहीं, जॉब नहीं, इलीगल माइग्रेंट प्रॉब्लम है और हम इसको सुलझाएंगे, आप बस हमें वोट दो। इसका मतलब कि प्रॉब्लम भी ये खुद ही खड़ी करेंगे और इसको सुलझाएंगे भी ये खुद ही। आप बस तमाशा देखो और ताली बजाओ। और ये सीना चौड़ा करके बोलेंगे आर्टिकल 370 हटा दिया। मांगा किसने? 370 हटने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ पॉसिबल हुई है, कोई बाहर का व्यक्ति अब कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। किसी ने खरीदी? सिर्फ एक कंपनी है जिसने कश्मीर में ज़मीन खरीदी है, और वो भी क्योंकि वहाँ पे लिथियम रिजर्व्स मिले। और भैया, अचानक से 2019 के बाद में ये CAA, NRC फिर से क्यों तड़कता भड़कता टॉपिक बन गया है? इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ध्यान भटकाना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा ऑर्डर पास किया है, ऑलमोस्ट हथौड़ा मार दिया है, और इससे सिर्फ एक पार्टी और किसी एक कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो क्योंकि आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा, इसलिए आपका ध्यान यहाँ खींच लिया गया है।
अब देखो यार, CAA एज अ कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है कि हमारे बगल वाले जो पड़ोसी वाले जो देश है वहाँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनकी मदद करना। लेकिन ये आइडिया फ्लॉड, ये आइडिया एक फेल आइडिया है। वैसे ही जैसे डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के वक्त भी आइडिया ये था कि बहुत सारा काला धन आएगा और उससे देश का भला होगा। हो गई नोटबंदी, कितना काला धन आया, किसने दिया और वो धन कहाँ गया, किसी को नहीं पता। इस सब के अलावा जब इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से करोड़ों लोग आए हैं उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी तो ये सारे करोड़ों लोग भारत की 140 करोड़ की आबादी में जुड़ जाएंगे। अब इन सब के लिए एजुकेशन, जॉब्स और 80 करोड़ लोग जो ऑलरेडी सरकार से राशन लेते हैं वो भी बढ़ जाएगा। अब यार मुझे ये नहीं पता कि ये जॉब्स, एजुकेशन और राशन मिल पाएगा या नहीं, बट एक चीज़ भरपूर मिलेगी और वो है वोट। अब ना एक चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, और मैं आज फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि सरकार मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। आप खुद इमेजिन करके देखिए, आप NRC वाले रजिस्टर में अपने आप को दर्ज कराने के लिए एक लाइन में लगे हैं और आप किसी तरह से प्रूफ नहीं कर पाते हैं कि आप इंडियन सिटीज़न हैं। अगर आप अमीर हैं, अगर आप पैसे वाले हैं तो आप घूस देकर अपना काम करवा लोगे। ज़्यादा चौंकिए मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि भारत जो है वो 93 नंबर पे आता है 180 कंट्रीज़ में वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में। और अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप एक गरीब घर से हो तो गई आपकी सिटीजनशिप। NRC जैसी एक्सरसाइज जो है वो पहले आसाम में हो चुकी है और सिर्फ आसाम में ये करने का खर्चा 1600 करोड़ रुपए आया था। अब आप सोच सकते हैं पूरे देश में करने का खर्चा ये कितना होगा। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ यानी 50,000 करोड़ का खर्चा है NRC को पूरे देश में लागू करने के लिए। क्या भारत इस वक्त 50,000 करोड़ एक रजिस्टर पर खर्चा करने के लिए तैयार है? 50,000 करोड़ जो है सिर्फ एक पार्टी अपने आगे आने वाले इलेक्शंस को जीतने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कर रही है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। इस सब के अलावा मैं चाहता हूँ कि आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आप खुद सरकार हैं और आपके पास एक ऐसी पावर है कि आप किसी की भी सिटीजनशिप ले सकते हैं, तो ये कितना बढ़िया मौका, ये कितना बढ़िया टूल हो जाएगा किसी को कंट्रोल में करने का। कि मान लीजिए कोई अगर आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, कोई प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है या आपके खिलाफ कुछ भी बोल दिया, गई उसकी सिटीजनशिप। एक किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, और उस सेफ्टी वाल्व को चोकअप करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होगी और उससे ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर नहीं पसंद आई तो यार आपके पास पूरा ऑप्शन है मेरे वीडियोस नहीं देखने का, क्योंकि फ़िलहाल तो हम डेमोक्रेसी में ही रहते हैं। आपके थॉट्स, आपके विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपको लग रहा है कि कोई है जिसको ये वीडियो देखना चाहिए तो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।